प्रयागराज के सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज के सीनियर फैकल्टी मेंबर एसके यादव है हमारे साथ। सर, आपका फोटोग्राफी का एक लंबा करियर रहा है। अतीक अहमद के घर भी आपका जाना हुआ, वो क्या वाकया था जब आप अतीक अहमद की फोटो खींचने के लिए गए और बहुत कुछ आपने देखा? देखिए, यूँ तो अखबार की कवरेज के लिए दर्जनों बार उनसे मुलाकात हुई, आमना सामना हो, उनके कार्यक्रमों में गए, लेकिन ये जो वाकया 2016 का है, 27 जून 2016 का है, तो उन दिनों मैं सक्रिय फ़ोटो पत्रकारिता में नहीं था, फ्रीलांसिंग के असाइनमेंट किया करता था। तब मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से जुड़ चुका था। तो ओपन में एक दिन दिल्ली से मेरे पास फ़ोन आया कि उन्होंने कोई यूपी के माफिया पर वो कोई कवर स्टोरी कर रहे हैं और उसके लिए अतीक अहमद का इंटरव्यू वो ले चुके थे। उनकी तस्वीरें मुझे खींच करके भेजना था। तो मैंने उनसे अपॉइंटमेंट लिया, अतीक अहमद से। उन दिनों रोज़ा चल रहा था, तो उन्होंने कहा कि आप कल रख लीजिए शाम को। मैंने कहा मैं चाहता हूं कि आपके ऑफिस में, जहां पर आपका पूरा वो आपके कार्यकर्ता इकट्ठा होते हैं, तमाम मिलने जुलने, सैकड़ों लोग मिलने जुलने वाले आते हैं, तो मेरे दिमाग में ऐसी एक तस्वीर थी जो एक बड़े माफिया डॉन की तरह उनको दिखाए, जिसमें उनके साथ हथियारबंद लोग हों, भीड़ भाड़ के बीच वो कैसे मूव करते हैं। इस तरह की तस्वीर खींचने का मेरे दिमाग में था। मैं चाहता था कि ये मैगजीन की कवर फोटो बने, हालांकि वो हो नहीं पाया बाद में। अतीक अहमद ने मुझसे कहा कि देखिए, अभी रोज़ा चल रहा है, रमज़ान चल रहा है, तो हम लोग कार्यालय तो नहीं चल रहा है, तो आप मेरे घर पर आ जाइए शाम को 5 बजे। तो मैं निर्धारित समय पर 5 बजे उनके घर पहुंचा। तो घर तो बहुत बड़ा हवेली जैसा घर है उनका। बाहर बड़ा सा गेट था, वो बंद था। छोटे गेट पर एक वृद्ध आदमी बैठा था, दरबान। तो उससे मैंने बताया कि मेरा अपॉइंटमेंट है। तो उसने कहा कि रुकिए, मैं आता हूँ। फिर वो अंदर गया और अंदर से बातचीत करके फिर आया, बोला आइए अंदर। जब अंदर गया तो जो वहाँ का जो माहौल था वो बहुत ही तनावपूर्ण मेरे हिसाब से था, क्योंकि अंदर ढेर सारी गाड़ियों की, आधा दर्जन से ज़्यादा देसी विदेशी गाड़ियाँ खड़ी हुई थी और संयोग से अशरफ वहाँ टहलते मिले। जब अशरफ राजनीति में आए तो मैं अखबार से बाहर हो चुका था, तो मेरा अशरफ से जान पहचान नहीं था। मैंने उन्हें अपना परिचय बताया और बताया कि अतीक भाई से मेरा अपॉइंटमेंट है 5 बजे। तो बोले वो तो है नहीं। हमने कहा लेकिन है अपॉइंटमेंट। तो फिर उन्होंने बातचीत किया और जो भी उनको जवाब मिला उन्होंने कहा आप बैठिए। अपने कुछ लोगों को इशारा किया कि इनको वहाँ बैठा दीजिए। जब मैं सामने उनके बड़ा सा दालान था, जब उधर बढ़ा तो चौंका देने वाला दृश्य था और एक फोटो जर्नलिस्ट के लिए वो बहुत एक्सक्लूसिव तस्वीर थी। सामने एक बड़ा सा कमरा था, बहुत बड़ा कमरा, और उसके अंदर बाकायदा वो स्टैंड बना करके दर्जनों बड़े बड़े असलहे, कई साइज के, कई तरह के रखे हुए थे। मैंने कहा ये तो गजब की तस्वीर है, ये तस्वीर होनी चाहिए। लेकिन वहाँ जिस तरह से उनके कारिंदे टहल रहे थे, एक बहुत ही हट्टा कट्टा व्यक्ति उसके दरवाजे पर बैठा हुआ था, तो जो अतीक का एक खौफ था, भले ही अखबार वालों से वो सहजता से मिलते हों, लेकिन मुझे लगा कि अगर ये तस्वीर खींचूंगा तो जो मुख्य उद्देश्य है मेरा वो हट जाएगा। तो खौफ के कारण वो तस्वीर मैंने नहीं खींची। वो मेरी कई असफल तस्वीरों में से एक वो भी तस्वीर है। हालांकि मैं बैठा रहा, 1 घंटे बीत गए, सूरज भी, सूर्योदय का समय था, लाइट कम थी। मुझे चिंता थी क्योंकि अच्छी तस्वीर तो डे लाइट में बनती है, फिर फ्लैश इस्तेमाल करके तस्वीरों का मज़ा नहीं था। तो मुझे चिंता हो रही थी, लेकिन मुझसे कहा भैया आपसे कह दिया गया बैठिए, जब आएंगे तो आएंगे। तो 1 घंटे बाद फिर पता चला कि वो आ रहे हैं। इस बीच मैंने देखा कि वहाँ पर लंबा चौड़ा दालान था, वहाँ पर चटाई दरी बिछने लगी, रोज़ा इफ्तारी की तैयारी थी, कई तरह के पकवान बन रहे थे, 50-60 लोगों के बैठने और खाने का इंतजाम हो रहा था। मैंने पहली बार देखा कि इफ्तारी के लिए इतने तरह के व्यंजन और इतनी वैरायटी। खैर, बड़े लोगों की बड़ी बातें होती हैं। फिर अतीक अहमद जब आए तो मैंने कैमरा रेडी करके मैं गया उनसे, बोला कि मुझे 5 मिनट दे दीजिए, आपका रोज़ा खुलने का समय हो गया। तो बोले नहीं, पहले इफ्तारी कीजिए मेरे साथ, उसके बाद फिर तस्वीर खींचेगी। मैं उनसे कहने लगा कि देखिए लाइट नहीं है, लेकिन वो सुना नहीं, उन्होंने अंदर चले गए। और जब वो अंदर से हाथ मुँह धो करके वापस आए तो उन्होंने मुझे बुलाया और कहा, बगल में मुझे बैठने को कहा कि आइए यादव जी इफ्तारी कीजिए। पहले भी तमाम मुलाकातें थी उनके साथ, तो मैं उन्हें इनकार नहीं किया। पत्रकार लोग ये सब सामान्य बातें हैं। तो मैं उनके साथ बैठ गया बगल में। अभी चूंकि रोज़ा खोलने का समय नहीं हुआ था,
पर इफ्तारी का जो दृश्य था मुझे लगा ये फ़ोटो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो फ़ोटो बनानी चाहिए। तो मैंने कहा मैं कुछ तस्वीरें खींच लेता हूँ। उनका नहीं, पहले आप इफ्तारी कीजिए, रोज़ा खोलिए। हमने कहा नहीं, यही तो तस्वीरें खींचने दीजिए। फिर मैंने थोड़ा रेजिस्टेंस दिखाया और उठा, कैमरा निकाला और फिर मैंने कई एंगल से तस्वीरें खींचने लगा। तो उन्होंने मुझे रोका कि नहीं रुक जाओ, वो किसी का इंतज़ार कर रहे थे। कहा रुक जाओ, अभी बाद में खींचना। तब तक मैं देखा कि एक हैंडसम नौजवान आता है, उसको वो अपने बगल में बैठा लेते हैं, मुझसे इशारा करते हैं कि इनके साथ तस्वीरें खींचिए। मुझे पता चला कि उनके बड़े बेटे उमर थे और उनके साथ वो इरादतन चाह रहे थे, शायद उस समय वो राजनीति में डालना चाह रहे हैं, जो भी बात हो। मुझे लगा कि वो इरादतन उनके साथ फ़ोटो खिंचाना चाह रहे हैं। तो मैंने कई एंगल से तस्वीरें खींची, फिर उनके साथ बैठ करके खजूर वगैरह खा के रोज़ा खोला। लेकिन मेरे दिमाग में अभी भी वो तस्वीर नहीं थी जो मैं मैगजीन के लिए खींचना चाह रहा था। मैं तस्वीर में जो उनका एक खौफ और उनकी जो ग्रैंड माफिया डॉन की पर्सनालिटी थी, उसको जस्टिफाई करते हुए तस्वीर लेना चाहता था। लेकिन वो तुरंत उठ गए और रोज़ा फटाफट में खोल लिया गया और वो उठ करके फिर अजान हो रही थी, वो नमाज पढ़ने जाने लगे। तो मैंने कहा देखिए हमारी तस्वीर का क्या होगा। तो बोले यादव जी अब नमाज पढ़ के आते हैं उसके बाद। फिर वो नमाज पढ़ करके आए तो हमसे कहा उन्होंने कि बताओ यादव जी क्या करना है। मैंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि आप अपने बैठके में चलें, आपके बैठके में मैं कुछ शानदार आपकी तस्वीरें बनाना चाहता हूँ, यहाँ तो बड़ा साधारण बैकग्राउंड है। तो बोले यार यादव जी रोज़ा चल रहा है, इस समय बैठका में ना हो पाएगी फ़ोटो। आप बगल में एक छोटा कमरा था सटा हुआ नीचे ही, उसी कमरे में चले गए। वहाँ एक बेड लगा हुआ था, कुछ अलमारियाँ वगैरह थी, बहुत छोटा कमरा था। मैंने कहा यहाँ मज़ा नहीं आएगा। बोले अब जो है यहीं खींच लो। तो अब मैं क्या करता, मेरे पास विकल्प नहीं था। तो मैंने इनकी कुछ पर्सनैलिटी तस्वीरें खींची। उसके बाद जब कमरा पैक करने लगा तो कुछ अनौपचारिक बातें की। उन्होंने कहा यादव जी आप यहीं आसपास रहते हैं। हमने कहा मैं आपके इलाके में ही, शहर पश्चिम में ही डॉक्टर काटजू रोड पे रहता हूँ, जहाँ वो कॉल्विन हॉस्पिटल है जिस पर बाद में वारदात हुई। तो बोले कि ठीक है कभी कोई ज़रूरत हो तो बताना। हमने कहा ज़रूर बताएंगे। इस बीच मैं कैमरा पैक कर रहा था, कमरे में हम और वो अकेले ही थे। तभी वो कोई लिफाफा मेरे जेब में डालने की कोशिश करने लगे। तो मैंने हाथ लगा जेब पर। हमने कहा नहीं आप ये सब की ज़रूरत नहीं है। रुपए थे? मुझे अंदाज़ा था कि इसमें रुपए होंगे। लिफाफा खोला नहीं मैंने, लेकिन हम अखबार में हम लोग ये सब जानते हैं कि लिफाफे में क्या होता है। निश्चित रूप से पैसे ही रहे होंगे। मैं इसके पहले भी जब उनको सभाओं में देखता था तो मोटी गड्डी नोट की उनके जेब में 500 की रहती थी। फ्रिक्वेंटली वो लोगों को पैसा बांटा करते थे, अखबार वालों को नहीं। तो लेकिन जब वो लिफाफा डालने लगे तो मुझे ये असर, और मैं एकदम क्लियर था कि मुझे तो लिफाफा वगैरह नहीं लेना है। तो मैंने बहुत ही दृढ़ता से मना किया कि नहीं ये मत कीजिए। तो उन्होंने कहा, ज़बरदस्ती की, अरे नहीं रखो। तो मैंने कहा देखिए मैं जिस मैगजीन के लिए काम कर रहा हूँ वहाँ से मुझे ठीक ठाक पैसे मिलेंगे असाइनमेंट के, ये प्रोफेशनल काम है मेरा। जेब में लिफाफा डाल दिया उन्होंने, मैं वहाँ से निकला। लेकिन उस समय मैं इतना आत्मग्लानि से भरा हुआ था, मुझे बड़ी कोफ्त हो रही थी कि मैंने आखिर ये लिफाफा क्यों ले लिया और मैं इतना साहस क्यों नहीं दिखा पाया। तो वो बोझ लेके मैं उस कमरे से निकला। मैं पत्रकारों के इस तरह के लेन देन के बारे में तो बहुत सुनता रहा हूँ। पत्रकारों का एक वर्ग होता है जो, क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद फिर मैं वहाँ से बाहर निकला तो मुझे लगा कि इस लिफाफे का बोझ लेके मैं नहीं जा पाऊँगा। तो तुरंत फुरत में मुझे जो समझ में आया, तो सामने एक भिखारी रास्ते में दिखा, मैंने वो लिफाफा उसे दे दिया और तेज़ी से वहाँ से निकल गया। मैं वहाँ भी उस लिफाफे को डाल सकता था उनके घर में, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं ऐसा मैसेज जाए कि अतीक अहमद के दिमाग में ये बात आए कि ये इन्होंने मेरे से पैसा लेने से इनकार किया या लिफाफा लेने से इनकार किया। इतनी भी हिम्मत नहीं थी मेरी कि उनके घर में भी मैं छोड़ के आता। मैंने बाहर कहीं किसी भिखारी को दिया और वहाँ से निकल आया। तो ये थी प्रयागराज में अतीक अहमद की एक और खौफ की कहानी। कैमरामैन प्रवीण दीक्षित के साथ रविकांत, प्रयागराज।